हेलो दोस्तों। हाय। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक अपनी कहानी, एक छोटी स्टोरी लेकर। और आज हम बात करेंगे कि हमने लाइफ में कैसे गोल अचीव किया और कैसे अपनी छोटी छोटी चीज़ों से हमने सीखा और अपने आप को हम अपनी मंजिल तक पहुँचा पाए। दोस्तों, मेरी लाइफ में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें रही हैं और बहुत ही डिफ़िकल्टी, क्या मतलब मैं इनको मान के चलूँ तो बहुत ही मेरे लिए कहीं न कहीं अच्छी भी थी और कहीं न कहीं बुरी भी थी। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, ज़िला सहारनपुर से हूँ और गांव गंजेडी मेरे गांव का नाम है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बचपन से खेलने कूदने का ज़्यादा शौक़ था तो पढ़ाई का कम था। तो पढ़ाई के बारे में तो बात कम ही होगी, लेकिन खेलने कूदने के बारे में ज़्यादा बातें होंगी। क्रिकेट का मुझे ज़्यादा शौक़ रहा है और क्रिकेट में अभी तक भी खेलता रहा हूँ। और माँ बाप ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, मुझे कोचिंग में भी डाला था, बट एक इंजरी होने की वजह से मैं उस कोचिंग से आ गया था और मैं आगे अपना कैरियर क्रिकेट में नहीं बढ़ा पाया। अभी लोकल अपने गांव की टीम के साथ और बाहर की टीम के साथ खेलता हूं। बट आज की वीडियो में मेन मुद्दा ये नहीं है। आज की वीडियो में मेन मुद्दा है कि मैंने अपनी लाइफ को फिर आगे कैसे पहुंचाया। आज मैं जहां पर हूं, एक गवर्नमेंट सेक्टर में जो ऑफिसर बना हूं, वो कैसे बना हूं और किस चीज़ को मैंने छोड़ा है और किस चीज़ को मैंने पकड़ा है और अपने आप को मैंने कैसे बढ़ाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी कहानी और इस कहानी को आपको अच्छी लगे तो आप अपने आप पर फॉलो कीजिए। और मुझे तो अपनी कहानी बतानी है कि मैंने अपने गोल कैसे अचीव किए हैं। तो जैसा कि मेरा हाई स्कूल भी ऐसे ही पास हो गया था, कोई ज़्यादा पढ़ने का शौक़ नहीं था, मैंने आपको बताया। हाई स्कूल होने के बाद मैं 11th में कॉलेज नहीं गया। 11th में कॉलेज नहीं गया तो 12th में लटक गया। लटकना मीन्स एक साल मेरा फिनिश, ठीक है। तो उसी टाइम मैंने नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई किया तो मैं पास हो गया। तो क्योंकि उस टाइम इतना मेरे को पढ़ाई का ज़्यादा शौक़ नहीं था, मैंने आपको बताया है। तो फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और एडमिशन के लिए भी गाइड करने के लिए कुछ ज़्यादा मेरे पास था नहीं। मैंने खुद ही अपने सेल्फ डिसीज़न लिए और खुद ही अपने आप को आगे लेके आया। मैंने बी फार्मा में एडमिशन लिया, छोड़ दिया। उसके बाद बीएमएस में लिया, बीएमएस किया कंप्लीट। उसके बाद ज़्यादा उसमें अपॉर्चुनिटी लगी। उसके बाद फिर मैं नर्सिंग फील्ड में आ गया और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब सेक्टर में चला गया, प्राइवेट जॉब सेक्टर में। प्राइवेट जॉब सेक्टर में जाने के बाद मैं कंटिन्यू करता रहा। मैंने रामा मेडिकल कॉलेज गाज़ियाबाद में काम किया 1-1.5 साल। उसके बाद मैं चला गया रुड़की आरोग्य मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे काम किया और हमेशा आईसीयू में काम किया है। और प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छा था, तो अच्छी खासी सैलरी मिल जाती थी, तो प्राइवेट में काफ़ी खुश था। लाइफ ऐसे ही आगे बढ़ रही थी। फिर आरोग्यम छोड़ के ईवान हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में अच्छा ऑफ़र मिला, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। फिर वहाँ मैंने 2 महीने काम किया था। उसके बाद मेडिग्राम हॉस्पिटल ओपन हुआ, वहाँ से मुझे अच्छा ऑफ़र मिला। फिर मैंने वहाँ से भी ड्रॉप किया और वहाँ पे ज्वाइन किया। तो कुल मिलाकर जो प्राइवेट सेक्टर का मेरा एक्सपीरियंस था वो इधर-उधर ये भाग रहा था, जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिले वहाँ पे आप निकल लो। तो जब मैं मेडिग्राम में जॉब कर रहा था तो मैंने एम्स ऋषिकेश में वैकेंसी आई हुई थी। तो मेरा एक दोस्त थे मुबस्सिर हसन, मुरादाबाद से, काफ़ी मेरा ख़ास दोस्त है, स्पेशल दोस्त है वो। और हम दोनों साथ में जॉब करते थे रुड़की में। बट उसका पहले 1 साल पहले जो वैकेंसी आई थी उसका ऋषिकेश में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो गया था। फिर उसने मुझे बताया तो मेरा भी नेक्स्ट इंटरव्यू हुआ, तो मेरा भी एम्स ऋषिकेश में सिलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो गया। तो हम दोनों ने ज्वाइन किया। वो तो पहले कर चुका था, मैंने ज्वाइन किया उसके साथ। फिर हम दोनों रूममेट हो गए। तो फिर हम लोग साथ रहे, 5 साल से हम लोग साथ ही थे। तो वहाँ पे कंटिन्यू जॉब करते रहे। वहाँ पे जाके देखा कि एम्स ऋषिकेश में एक ड्यूटी के साथ साथ लोग पढ़ाई करते थे। मतलब हमें पता नहीं था कि प्राइवेट जॉब से भी ऊपर कुछ होता है या गवर्नमेंट सेक्टर में भी इतना अच्छा खासा पैसा है और इतनी अच्छी जॉब है। तो वहाँ लोगों को देखा, समझा, तो हमने भी बुक्स खरीदी और सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। बट हमें 5 से 6 साल हो चुके थे पढ़ाई छोड़े हुए, तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। फिर भी हम गाइड्स सोल्व करते रहे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते रहे।
हमें लगता था कि कहीं ना कहीं चलो हमारा प्रैक्टिकल अच्छा है तो हम उस चीज़ को अचीव कर लेंगे और वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो दिस इज़ डिफरेंट। प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में बहुत डिफरेंट हमने देखा है, क्योंकि हमने खुद 2-3 एग्ज़ाम दिए, खुद तैयारी करते हुए, तो हमें उसमें असफलता मिली, हम सक्सेस नहीं हुए, कहीं दूर दूर तक भी हम आसपास नहीं थे। तो ऐसे ही कंटिन्यू 2 साल बीत गए ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में एक परमानेंट वैकेंसी आई नर्सिंग ऑफिसर की। तो वैकेंसी आने के बाद हमें फिर रियलाइज़ हुआ यार पढ़ना चाहिए, वैकेंसी आ गई ऋषिकेश में, अगर स्टाफ और आएगा तो हम और डेफिनेटली यहाँ से बाहर का रास्ता हमें देखने को मिलेगा। फिर हमने और ज़्यादा मेहनत की, बट वो भी सेल्फ स्टडी के साथ। और एक साथ में वहाँ पे एक छोटी सी कोचिंग स्टार्ट हुई थी ऋषिकेश में ही, तो हमने वो भी ज्वाइन की साथ में। बट जॉब के साथ साथ कोचिंग का नहीं हो पाया, क्योंकि ड्यूटी भी करना, फिर बाद में कोचिंग जाना, फिर सेल्फ स्टडी करना, तो कहीं ना कहीं माइंड सेट नहीं हो पाता। और चीज़ें ना कहीं मेंटली प्रेशर भी रहता है, आपको ड्यूटी का मेंटल प्रेशर रहता है, ड्यूटी पर आप कुछ भी कहीं ना कहीं बातें दिमाग में घूमती रहती है, तो आप उस चीज़ को एक जगह सीमित नहीं कर पाते। तो एम्स ऋषिकेश का एग्ज़ाम भी लग गया, एम्स का एग्ज़ाम लग गया, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दे के लगा कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम देते तो लगता ही है कि हाँ हो जाएगा, सबको लगता है कि सबका हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सबके अच्छे होते हैं, रिजल्ट ही ख़राब आते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ, रिजल्ट आया और हमारा रिजल्ट भी ख़राब आया। इस बार रिजल्ट ख़राब आया तो अब हमें डर लगने लगा कि यार अब तो परमानेंट स्टाफ आएगा तो हम तो जाना पड़ेगा। और हमारे साथ वही हुआ, परमानेंट लोग ने ज्वाइन करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे हम लोगों को एम्स ने निकालना शुरू कर दिया। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने मुबस्सिर ने बैठ के डिसीज़न लिया कि हम प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे, हम सेल्फ स्टडी भी नहीं करेंगे, अब हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से होती है हमारी जर्नी स्टार्ट। इसमें आते हैं हम 4 लोग, मैं, मुबस्सिर हसन, कासिम और एक मेरी कलीग है जो मेरे साथ जॉब करती थी मेरे डिपार्टमेंट में, प्रशाली नेगी। वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और उसको भी हमारे साथ जॉब से निकाला गया था। तो हम लोग ने डिसीज़न लिया कि हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर हम एक जॉब में हमारे साथ टॉपर, जहाँ पे हम ऋषिकेश में जॉब करते थे, वहाँ पे हिमांशु नाम का एक लड़के ने ज्वाइन किया था, उसने टॉप किया था वो वाला एग्ज़ाम, तो उसने मेरा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था आईसीयू, जिसमें मैं इंचार्ज था। तो भी इंचार्ज था, उसने मुझे गाइड किया कि अगर बॉस आपको कोचिंग करनी है तो आप एक बार अकाउंट ट्राई करो और तभी शायद कुछ हो सकता है। तो हमें भी लगा कि हम भी लोगों को देख देख के मोटिवेट है, क्योंकि मोटिवेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी लाइफ में मोटिवेट नहीं होगे तब तक आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ये हमें रियलाइज़ हुआ। और हम मोटिवेट तो इतना हो चुके थे कि हमें कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि 3 साल एक जगह जॉब करना और उसको छोड़ के ऐसे जाना, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ था और हम खुद को मोटिवेट कर चुके थे। तो हमने 4 लोगों ने डिसीज़न लिया, अपने बैग पैक किए और हम निकल गए दिल्ली। दिल्ली जाकर मैंने, मुबस्सिर ने और कासिम, हम लोग तीनों एक जगह अपना रूम लिया, सेट किया, एडमिशन लिया और हमने स्टार्ट किया स्टार्टिंग से। अब हो गया हमारा सफ़र अकाउंट का स्टार्ट। अकाउंट कोचिंग जो दिल्ली में है, उपेंद्र सर और रोहित सर के नाम से फेमस है, काफ़ी अच्छे टीचर है, बेस्ट टीचर है, इनके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये लोगों का मतलब स्टूडेंट्स का कैरियर जो किस तरह चेंज करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो कोचिंग स्टार्ट हुई बिल्कुल ABCD से, मतलब पहले चैप्टर से, जो हमने कॉलेज लाइफ में पढ़ना स्टार्ट किया था, जो हम कभी पढ़ने नहीं गए थे कॉलेज में। अब पढ़ लेते तो शायद थोड़ा बहुत होता, बट 5 साल ऐसे भी हो गए थे, सब कुछ फॉरगेट, मेमोरी इज़ ऑल डिलीट, ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ प्रेजेंट। तो स्टार्ट किया तो वही क्लासेस की मस्ती चल रही थी, तो काफ़ी सीरियस थे हम लोग। बट मेरे दोनों दोस्त पीछे बैक बेंचर हो चुके थे, मुबस्सिर और कासिम। वो पीछे बैठते थे और मैं आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड सीट छोड़ के 4th सीट पे मैं बैठता था अपने कलीग्स के साथ, जो मेरे दोस्त थी। तो 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, तो जहाँ हम लोग 3-4 लोग एक साथ बैठते थे जो मेरे कलीग थे, तो उनमें से प्रशाली नेगी का सिलेक्शन हो जाता है एम्स रायपुर में। उसने 2017 में एग्ज़ाम दिया हुआ था और उसका ऑलरेडी उसमें उसका वेटिंग में था और वहाँ से उसको कॉल आ जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो बीच में वो
जाके कोचिंग ज्वाइन कर लेती है, वो सॉरी हाँ एम्स रायपुर ज्वाइन कर लेती है। और उस टाइम भी हमें एक झटका लगता है कि हमारे बीच से एक दोस्त चला गया, बट खुशी थी कि चलो उसका सिलेक्शन हुआ, अच्छी बात है और अब हमें भी आगे बढ़ना है। तो हमने उस चीज़ से मूव किया और उस चीज़ से मूव करने के बाद मैं भी बैक बेंचर बन गया, क्योंकि आगे मेरा कोई दोस्त था नहीं उसके बाद। तो जब आगे कोई दोस्त नहीं बचा तो मैं भी पीछे चला गया अपने दोस्तों के पास। उनको भी खुशी हुई कि हमारा दोस्त वापस पीछे आ गया। तो पीछे जाके मैंने देखा कि पीछे पढ़ाई के साथ साथ मस्ती ज़्यादा होती थी। आगे बैठ के तो लगता है कि हाँ टीचर का सारा फोकस तुम्हारे ऊपर है, उपेंद्र सर देख रहे तुम्हें देख रहे हैं, रोहित सर देख रहे तुम्हें देख रहे हैं। बट पीछे वाले बंदे काफ़ी लोग नींद भी लेते हैं कोचिंग में, क्योंकि 6 घंटे की क्लास चलती है। तो किसी को ड्यूटी के बाद भी कुछ लोग आते थे, ज्वाइन करते थे कोचिंग। तो मोस्टली हमारी क्लास में ज़्यादातर जॉब छोड़ने के बाद ही लोगों ने कोचिंग ज्वाइन किया था, जो हमारा बैच था। और ऋषिकेश के काफ़ी बंदे थे उसमें। तो हमने देखा कि उसमें काफ़ी लोग पीछे सोते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा था, यार ये अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2 महीने बीत चुके थे कोचिंग के। एक एग्ज़ाम लगा CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया कोचिंग के 2 महीनों के बीच में ही, और उस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो अब मैंने उपेंद्र सर से बात की कि सर क्या मैं इसको ज्वाइन करूँ या ना करूँ, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब थी। और मैं जब कोचिंग ज्वाइन करने आया था तो मैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं आया था, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपने आप को तैयार करके आया था। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि बेटा देखो, ज्वाइन करने को तो आप कर सकते हो, अच्छी जॉब है, और लेकिन आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेशन किया, काफ़ी मोटिवेट किया। तो मैंने भी खुद सोचा यार सही है। तो उस बीच में मुझे लगा कि अगर इसमें ज्वाइनिंग जल्दी मिल जाती है तो मुझे कोचिंग बीच में छोड़नी पड़ जाएगी। लेकिन आई होप मेरा लक अच्छा था और उसमें ज्वाइनिंग मेरी कोचिंग कंप्लीट होने के बाद मिली, और तब तक कोई एग्ज़ाम नहीं लगा था। तो उसके बाद BHU का एग्ज़ाम लगा जब कोचिंग कंप्लीट होने वाली थी, 1 महीने पहले कोचिंग कंप्लीट होने से। तो BHU का एग्ज़ाम लगा, तो BHU का एग्ज़ाम दिया, अच्छे से एग्ज़ाम हो गया, सब कुछ बढ़िया। और सब कुछ होने के बाद फिर वापस कोचिंग में एम्स का एग्ज़ाम लगा, एम्स का एग्ज़ाम दिया, अच्छे से दिया। तो कुल मिलाकर हमने अपने आप को लग रहा था कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि जो हमारी कोचिंग में टेस्ट होते हैं 15 टेस्ट होते हैं। और जब वो 15 टेस्ट की मैं बात करूँ आपके बारे में, तो उपेंद्र सर ने कहा था कि जो इन टेस्ट में एक बार अपना 15 अंडर 15 नंबर लेके आएगा उसका सिलेक्शन श्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हो जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था यार एक बार तो इस 15 में लाना है, उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की सोचनी पड़ेगी। पहला टेस्ट हुआ नहीं, दूसरा हुआ नहीं, तीसरा हुआ नहीं, चौथा हुआ नहीं, ऐसे ऐसे ही टेस्ट होते गए। 14 टेस्ट हुआ, मेरा नंबर उस अंडर 14 में भी नहीं आया। अब मेरी ज़िंदगी का लास्ट मंथ, ज़िंदगी को मेरी कोचिंग का लास्ट मंथ चल रहा था और लास्ट टेस्ट बचा था। मैंने अपना शेड्यूल बताऊँ, मैं पढ़ाई का शेड्यूल मैं आपको बताऊँगा। तो लास्ट मंथ चल रहा था, लास्ट टेस्ट होना था और मैंने लास्ट टेस्ट दिया और फाइनली अंडर 15 में मेरा आ गया। अंडर 15 में मेरा 14 नंबर था। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि हाँ मैं अपना गोल अचीव कर सकता हूँ। तो मैंने फिर उसके बाद कोचिंग कंप्लीट हुई, लेकिन कोचिंग में हमने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी स्टडी की, जो हमें उपेंद्र सर रोहित सर बताते थे, गाइड करते थे। मैं आपको बताऊँ मैं कितने घंटे पढ़ाई करता था। कोचिंग हमारी 6 घंटे की होती थी, 2 बजे से स्टार्ट होती थी, 8 बजे फिनिश होती थी। मैं 8 बजे फिनिश करने के बाद बाहर से होटल से खाना खाता था और सीधा लाइब्रेरी निकल जाता था। लाइब्रेरी मेरे रूम से 1 किलोमीटर दूर थी, 1 से 1.5 किलोमीटर। सेक्टर 15 में हम जाते थे, मतलब उसमें साकेत नगर में हम रहते थे और वहाँ पे हम जाते थे सेक्टर 15 में। पैदल हम लोग जाते थे, मैं मुबस्सिर कासिम तीनों लोग हमने एक ही लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी। तो 8 से 9 बजे तक हमने खाना खाया, उसके बाद हमने बैग उठाया और हम निकल गए कोचिंग, सॉरी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी निकलने के बाद
कंटिन्यू स्टडी 9 बजे से 5 बजे तक। फिर बीच में हमारे साथ वहाँ पे कोचिंग में हमारा एक दोस्त आ गया सूर्या, उसने हमें ज्वाइन किया, लाइब्रेरी में हमारे साथ आ गया वो। तो वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाई में था, उससे भी हमें देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि उसकी स्टडी करने का फंडा ही अलग था। वो बंदा हर टाइम पढ़ता था। उसकी दीवारों पर जितनी भी उसके रूम की दीवार थी, आप नोट्स देखोगे चिपके हुए, इसके अलावा कुछ नहीं देखोगे। उसका सिलेक्शन हालांकि मेरे बाद हुआ, बट वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और काफ़ी आज मेरे साथ ही मेरा कलीग है, मेरे साथ जॉब कर रहा है BHU में। मेरा सिलेक्शन BHU में हो गया है और मैं भी BHU में हूँ, वो भी मेरे साथ ही है। तो हम लोग रात भर पढ़ाई करते थे। 5 बजे हम जाते थे और फिर 5 से 6 बजे तक रूम पे पहुंचते थे। 6 से 11 बजे तक हम दिन के सोते थे। 11 बजे सो के उठते थे। उसके बाद वही अपना नहाए धोए और अपना शेड्यूल वही एक घंटा हम यूट्यूब भी देखते। यूट्यूब पे हम लोग जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ओल्ड क्वेश्चन, उसको हम सोल्व करते थे। तो हमने वही अपना रूटीन बनाया। 2-3 घंटे कोचिंग के नोट्स पढ़े, उसके बाद अपनी गाइड सोल्व की, मतलब रिवीजन किया हमने, ज़्यादा रट्टा रट्टा नहीं मारा, सिर्फ रिवीजन किया। और रिवीजन इतना किया कि चीज़ें ना पेज खोलते हमें याद आ जाती थी कि हाँ इस पेज पे ये था। रट्टा किसी चीज़ का नहीं मारा हमने कभी ना, हमने किसी चीज़ को अच्छे से, मतलब जैसे कि हम कोई रट्टा मार के जाना इसका, बस सिर्फ चीज़ों को फोकस किया, दिमाग में सेट किया और चीज़ों को पढ़ते गए, बार बार पढ़ते गए। कोई पता नहीं कितनी बार गाइड सोल्व की, कितनी बार नोट सोल्व किए। एक घंटे में पूरी किताब को ऐसे ही रिपीट कर देते थे। तो मेरा तो पढ़ाई का यही था कि मैंने ओपन से बोलते थे कि नाइट में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, नाइट में आप लोग मतलब थोड़ा रेस्ट कीजिए और दिन में थोड़ा फोकस कीजिए पढ़ाई पर। बट मेरा थोड़ा उल्टा था, तो मैंने अपने अंदर से लेके आया और मैंने नाइट को चुना और मैंने रात को उस पर फोकस किया और रात को मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो उसके बाद ये हमारा शेड्यूल था। और एकॉन के बारे में तो मैं कहूँगा कि एकॉन इज़ बेस्ट कोचिंग इन दिल्ली, और वहाँ से आपको अच्छा मोटिवेशन और अच्छे टीचर मिलते हैं। टीचर की बात करें तो उसमें उपेंद्र सर साइकेट्रिक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत ही मास्टर है। मैं साइकेट्रिक में बहुत कमज़ोर था। जितने भी मैंने पहले एग्ज़ाम दिए थे साइकेट्रिक के, मैं सारे क्वेश्चन ड्रॉप करके आता था, लेकिन जब से मैंने एकॉन ज्वाइन किया तो मैं साइकेट्रिक को अच्छे से सोल्व करके आता था। जहाँ मेरे 5 में से 4 नंबर नहीं आते थे, तो कम से कम 5 में से मैं 4 क्वेश्चन तो साइकेट्रिक के सही करके आता हूँ आज के टाइम में। रोहित सर की बात करें, रोहित सर एनाटॉमी और मोटिवेशनल स्पीचर तो अच्छे ही है, वो बेस्ट हैं। आज भी मैं उनको फॉलो करता हूँ और उनकी स्पीच सुनता हूँ। उसके बाद आते हैं देवांशु सर, एम्स दिल्ली में है। देवांशु सर से पहले मैं आपको बताऊंगा रोहित सर उपेंद्र सर के बारे में एक चीज़ और। उन दोनों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के कम से कम 15 से 20 सिलेक्शन हैं, बट वो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लोगों को तैयार कर रहे हैं, एक बेस्ट ऑफिसर तैयार कर रहे हैं, एक सबके घरों में खुशियाँ ला रहे हैं, सबके घरों में खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं, और एक अच्छा ऑफिसर सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर को, सभी एम्स को वो दे रहे हैं। ठीक है। और अर्निंग की बात करें तो उनकी अर्निंग तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर से ज़्यादा ही है, क्योंकि उनके पास भी आज कम से कम 600-700 बच्चे को बैच चल रहे हैं, जो और 6 महीनों में वो तैयार करते हैं। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज उनकी वजह से इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अब हम आते हैं देवांशु सर। देवांशु सर एम्स दिल्ली में है और उनके जैसा टैलेंटेड टीचर भी होना मुश्किल है। वो काफ़ी ऑलराउंडर हैं। उनको कोई भी सब्जेक्ट दे दो, कहीं से भी पूछ लो, बिना बुक्स के, सब उनके टंग पर रहता है और वो तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। उन्होंने भी गायनी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई। गायनी हमको पढ़ाते थे, फार्माकोलॉजी पढ़ाते थे, गायनी पढ़ाते थे। तो गायनी काफ़ी अच्छी पढ़ाई, और हम आज भी जो उनसे पढ़ा है वो आज भी हमें याद है, और अच्छे से हम उस चीज़ को आज समझ सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। उसके बाद और भी टीचर थे। तरुण सर फंडामेंटल पढ़ाते थे, वो भी अच्छे हैं। उनका भी अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है और वो भी ठीक ठाक पढ़ाते हैं, बढ़िया हैं, टीचर हैं। तो कुल मिलाकर हमारा एकॉन का एक्सपीरियंस बेस्ट था और एकॉन ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है। तो उसके बाद हम एकॉन से निकल गए। एकॉन से निकलने के बाद हम आ गए अपने घर। घर पर आने के बाद मेरे पास एक जॉब थी, जो मैंने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का जो एग्ज़ाम दिया था, वो मेरे का सिलेक्शन वहाँ पर हो चुका था और उसमें मुझे जॉइनिंग मिल चुकी थी और मुझे ट्रेनिंग मिली थी आगरा में, और मैं आगरा गया ट्रेनिंग करने। आगरा ट्रेनिंग करने के बाद आके मुझे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मिला, मेरी पोस्टिंग मिली मुझे मेरे घर के पास।
और वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। 1-2 महीने ज्वाइन किया, उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आ गया बीएचयू का। रिज़ल्ट आने के बाद मैंने बीएचयू ज्वाइन किया। बीएचयू ज्वाइन करने के बाद सिलेक्शन हो गया था। खुशी हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए। जो मेरा ड्रीम था आखिर वो सक्सेस हो गया। तो बीएचयू ज्वाइन किया तो घर वाले काफ़ी खुश, घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया था और अच्छा खासा हम एक अपने टारगेट को हासिल कर चुके थे। उसके बाद और भी सिलेक्शन हुए। एम्स बिलासपुर मिला मुझे, मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। एम्स दिल्ली में मेरा वेटिंग में है, अभी तक वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। वेटिंग क्लियर होगी तो आई होप देखेंगे नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है। तो मैं अभी बीएचयू में हूँ और एक ऑफिसर रैंक पर यहाँ पर अभी कार्यरत हूँ और मेरा सफ़र शानदार रहा है। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी अपने आप को बदला भी है, क्योंकि सब चीज़ें भूलने के बाद इंसान एक मंजिल पर पहुंचना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसमें कुछ लोगों का हाथ होता है तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें बदलते हैं। कहने का कि मेरे दोस्त का भी इसमें काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। तो उन लोगों ने मुझे बतलाया, उनसे मुझे सीखने को मिला है, जो मेरे काफ़ी दोस्त मेरे करीब रहे हैं और जिनके मैं आपको तीनों के नाम बता चुका हूँ, मुबस्सिर, कासिम और नेगी। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मुझे दुख है कि मेरे 2 दोस्त का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, मुबस्सिर और कासिम का। अभी भी वो प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं और मैं दुआ करता हूँ कि उनका सिलेक्शन भी जल्दी होगा और मुझे दुख होता है उनका थोड़ा। तो कोई नहीं, वो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत की, काफ़ी मेहनत की उन्होंने भी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई होप उनका भी होगा ही, क्योंकि ऊपर वाला किसी की मेहनत नहीं रखता है। और ये मेरी कहानी है छोटी सी। तो अगर आपकी भी ऐसी कहानी है तो आप भी बता सकते हैं अपनी कहानी को और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब तक आप नहीं बताओगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके ड्रीम क्या थे, आपने अपने आप को कैसे अचीव किया। लोग आपसे सीखेंगे। मैंने माना है कि अपनी चीज़ों को बाहर निकालना सीखो, लोग सीखते हैं हमसे। अब आज के टाइम में लोग मुझे फॉलो करते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं यार तुमने कैसे किया, तो आयो मैं उनको बताता हूँ यार मैंने ऐसे किया, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। तो तुम भी अपनी चीज़ों को बाहर निकालो, लोगों को बताओ, क्योंकि लोगों को एक अच्छे रास्ते की एक ज़रूरत है, उनको एक अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो भटकते रहते हैं, तो उन्हें अगर एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा तो शायद उनको अपनी मंजिल मिल जाएगी। तो मैं सबसे यही अपील करूँगा, सबसे यही बोलूँगा कि आप लोग जो भी आपके कलीग हैं, जो भी परेशान हैं, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको बताइए, सामने आइए, कैमरे के सामने आइए और बोलिए। मैं अपना एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं सभी जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे इंट्रोडक्शन करूँगा, उनकी लाइफ के बारे में जानूँगा, उन्होंने कैसे अपने गोल को अचीव किया। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए, मैं आपके सामने जल्दी आऊँगा और आपसे इसके बारे में बात करूँगा, तो जिससे लोग आपको फॉलो करें, आपकी चीज़ों से सीखें, आपसे सीखें। कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प मिलती है यार, बंदा सीखता है और उनसे लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं, उनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे होते हैं, उससे वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो आज मुझे खुशी है कि मेरे काफ़ी दोस्त लग गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे आमिर है, फ़ारूक है, महेश है, खुशहाली है। आमिर एम्स दिल्ली में है और फ़ारूक आरएमएल में है और सूर्या मेरे साथ बीएचयू में ही है। भूमिका है बीएचयू में मेरे साथ, जो मेरे कलीग थे, मेरे साथ जॉब करते थे। भावना है। तो काफ़ी लोग ने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया है, तो आप भी कर सकते हैं और आप इसमें कुछ और अगर ऐड करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं लास्ट में यही कहूँगा कि मेरे माँ बाप का इसमें पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहा है, मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट इसमें मेरे साथ रहा है। मैंने जो उनसे मांगा है उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, हर टाइम मुझे मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, उनको मेरे ऊपर विश्वास था, भरोसा था और मैंने उस भरोसे को कायम रखा। टाइम लगा लेकिन मैंने करके दिखाया और उनके विश्वास को जीता। आज वो खुश हैं, उन्हें खुशी होती है जब वो मेरे बारे में बात करते हैं और मेरे अब्बा जी और मेरी अम्मी काफ़ी खुश हैं मेरे से। और मैं लव यू मॉम एंड डैड, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट ही सबसे बड़ा होता है। तो खैर मेरे भाइयों का भी सपोर्ट मुझे काफ़ी रहा है। मेरे 2 भाई हैं और माशाल्लाह वो काफ़ी हैंडसम है और एक भाई मेरा सऊदी में है और एक भाई मेरा बीएमएस कर रहा है, अभी डॉक्टर है। उनका भी सपोर्ट काफ़ी रहा है। तो मेरी फैमिली काफ़ी
बिंदास रही और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है यार। लव यू माय फैमिली, एंड सबकी फैमिली ऐसी हो, मैं दुआ करता हूँ जैसी मेरी फैमिली है। उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है और मैं आज खुश हूँ कि मैं आज एक ऑफ़िसर रैंक पे हूँ और एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ऑफ़िसर हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग भी अपना गोल अचीव करें और अपनी फैमिली को खुश रखें, अपने परिवार को खुश रखें। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम बेटर लक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करें। मैं नहीं बोलूँगा कि मुझे सब्सक्राइब भी करें, बट नहीं कर देना तो फिर अच्छी बात है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।